अस्सलाम वालेकुम। आज कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 का कंप्लीट पेपर आपको इस वीडियो में मिलेगा, जो कि कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आप इसको फर्स्ट पोर्शन में कंप्लीट पेपर स्टडी करें, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आप तफसील के साथ उसको देख लीजिए और सुन लीजिए। आपका 90% इसी पेपर में से आएगा, आप इसको देख लीजिए। सेक्शन बी में तमाम क्वेश्चन 2 मार्क्स के बराबर हैं। तमाम क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आंसर वाले हैं। आप इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट ना करें। इसमें से जो भी आपके जहन में है छोटा छोटा, उसका आंसर टू द पॉइंट आप इसमें लिखें। इस क्वेश्चन पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोड दिए गए हैं, यानी आपने कोड को एनालाइज करना है। HTML का कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसमें कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है, छोटा सा। इसमें आप इसको समझने की कोशिश करें और उसको रेक्टिफाई करें। अगर आप थारोली इसको देख लेते हैं तो आपको जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आपने हल करने हैं। इसमें से एक चीज़ का ख्याल रखें कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स पे, यानी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक पार्ट के 3 नंबर हैं और उसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के 2 नंबर हैं। तो आपने ऐसे करना है कि ये गलती नहीं दोहराना। ये बहुत टेक्निकल गलती हमारे स्टूडेंट दोहराते हैं कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है, कंपेयर 3 फीचर ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो इनके पहले पार्ट का जो 3 नंबर हैं और आल्सो ड्रा द डायग्राम ऑफ बोथ, और लास्ट पार्ट के 2 नंबर हैं। तो आपने पहले पार्ट पे ज़्यादा तवज्जो देनी है और दूसरे पार्ट के 2 नंबर हैं, यानी 1 नंबर का डिफरेंस है। आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तमाम क्वेश्चन इसी तरह ही हैं कि आपने क्वेश्चन को नंबरों के साथ देख के जवाब तहरीर करना है। अभी मैं आपको इस कंप्यूटर साइंस का एक क्वेश्चन जो है उसका सलूशन मैं दे देता हूँ। आपने इससे गाइडेंस लेनी है, क्योंकि इतना बड़ा पेपर आप हूबहू याद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने स्टडी किया है, अपनी तैयारी की है इम्प्रूवमेंट के लिए, फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो यकीनन आपको ये जो पेपर मैं हल कर रहा हूँ आपको इससे मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दी फॉलोइंग पार्ट्स ब्रीफली, जैसे हमने पहले देखा है। उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, आल्सो गिव एन एग्जांपल। वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी का मकसद क्या है और इसकी कुछ एग्जांपल दे दें।
Purpose of software piracy: illegal copying, distribution or use of software without authorization to avoid paying for it। यानी वो काम जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी करते हैं, किसी के इजाज़त के बग़ैर जो हम कोई भी काम करें तो वो गलत होता है, इलीगल होता है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है, अगर किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको हम इलीगल तरीके से कॉपी करते हैं, उसको यूज़ करते हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये इस डर से कि हमें फिर इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो MS ऑफिस है। अगर जैसे कि हम उसका क्रैक वर्जन किसी भी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करके जब उसको यूज़ करते हैं तो एक्चुअल वी आर कमिटेड टू सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो इसका ये मतलब है। इसके साथ ऑप्शन है कि और या तो ये 2 नंबर का ये आप हल कर लें, या फिर जो दूसरा है हाउ कैन मशीन लर्निंग बी यूज्ड टू असिस्ट इन डिसीजन। इसका ये मतलब है कि मशीन लर्निंग जो है वो फ़ैसला साजी में कितना करामत साबित हो सकता है। तो ये कैसे होता है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। इसका जवाब है मशीन लर्निंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मशीन लर्निंग जब होता है तो वो क्या करता है, एनालाइज करता है डाटे को, उसमें खुफिया जो सॉल्यूशन की तरफ पैटर्न होता है वो उसको फाइंड करता है और प्रिडिक्ट करता है, यानी हमें बताता है कि इसकी तरफ यहाँ पे इशारा है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन इसी पैराग्राफ में है, तो आप इसको पिक करें। एग्जाम्पल आर बैंक्स यूज़ ML टू डिसाइड वेदर टू अप्रूव और रिजेक्ट अ लोन एप्लीकेशन बाय एनालाइजिंग कस्टमर हिस्ट्री। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि बैंक में जब आप अप्लाई करते हैं तो वो पूरा आपकी जो एप्लीकेशन होता है वो एनालाइज होता है हर एंगल से। उसके बाद मशीन आपको एक डिसीजन देता है कि इसका कोई हिसाब का जो अकाउंट्स हैं उसमें से क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं, उनमें से कितना ये डिफ़ॉल्टर है, कितना है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट, इतने बड़े अकाउंट लोग एक अगर उसको कोई प्रोफेशनल बैंक का बैठ जाए तो काफ़ी टाइम लगता है। तो लिहाजा वो मशीन की मदद से, कंप्यूटर की मदद से ही वो एनालाइज करता है एप्लीकेंट को कि इसके जहाँ जहाँ कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि वो इसको डिफ़ॉल्टर है और हम उसको बैंक लोन दे दें, या कोई भी इसका जो हम क्रेडिट या करेंगे तो हमें कोई मसला ना हो। तो इस किस्म के जितनी भी मशीन लर्निंग है वो डिसीजन में बड़ा अहम रोल अदा करता है कि कम टाइम में आपको बता देता है और साथ आपको मशवरा भी दे देता है कि ये डार्क एस्पेक्ट है, ये लाइट एस्पेक्ट है इस डिसीजन का। अभी आप के सामने पेपर पे सारा आ जाता है, फिर आपने डिसाइड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं को जो कंट्रोल करते हैं हार्डवेयर को और एप्लीकेशन को रन करते हैं, यानी आपके पास जितनी भी जिनसे आप काम कराते हैं उन एप्लीकेशन को ये रन करते हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेयर इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिससे हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी यूज़र अपना काम करते हैं। लाइक MS वर्ड हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, PDF हो गया, ये छोटे छोटे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें जो दूसरा इसके साथ क्वेश्चन है कि राइट डाउन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अभी एक की बात हो रही है क्वालिटी और एक की बात हो रही है नंबर्स। तो क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी नॉन न्यूमेरिकल होता है, वो 1 2 3 में नहीं होता, उसकी क्वालिटी देखी जाती है। जैसा है कलर है, ओपिनियन है, इसका एग्जांपल ये है। और क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो न्यूमेरिकल यानी मेजरेबल, जो नापा जाता है 1 2 3 हाइट या मार्क्स वगैरह। तो इसका ये शॉर्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ यूज़र टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा ऑनलाइन। कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो किस तरह यूज़र को अलाउ करता है कि अपने पास स्टोर करें डाटा को और दोबारा उसको अगर वो एक्सेस करे तो वो कैसे करें। तो इसका जवाब है क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ यूज़र टू अपलोड डाटा टू सर्वर
on the internet and access it anytime anywhere, example Google Drive, Dropbox। ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी या तो आप ये हल कर लें या फिर दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि री राइट द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर रिमूविंग द एरर। यानी ये जो आपको कोड दिया गया है इसी में से आप इससे दोबारा लिख लें और इसमें से गलती निकाल दें। तो ये इसका आंसर है। आप इसको अपनी क्वेश्चन पेपर में आप चेक कर लें और ये जवाब में चेक करें कि कहाँ पे गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है करेक्ट HTML कोड। ये भी सेम इसी तरह है कि करेक्ट HTML कोड है, द करेक्ट कोड एज, ये करेक्ट किया गया कोड है। ये HTML का टैग है, ये क्लोज़ हुआ है, ये बॉडी का है और यहाँ पे बॉडी का क्लोज़ है, ये पैराग्राफ का है, यहाँ पे पैराग्राफ का क्लोज़ हुआ है, ये टाइटल का है, यहाँ पे टाइटल का क्लोज़ है और ये हेडर है और ये हेडर का क्लोज़ है। यानी इस कोड में कोई गलती नहीं है। वेयर एज जो पेपर में दिया गया है, आप इसको चेक करें, वीडियो को रिवर्स करें तो उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कोड HTML का कहाँ पे गलती है। यह आपने थोड़ा सा चेक कर लें ताकि आपको पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर इसके जो R में है, यानी या तो ये कोड आप दुरुस्त करें या दूसरा क्वेश्चन, वाई इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम एन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, गिव एनी 2 पॉइंट्स। इसका जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस। के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब हम अब लैपटॉप या हमारा जो OS है अपना मोबाइल का, वो पूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। जिस तरह घर का सरबराह होता है वो छोटे बच्चों का ख्याल भी करता है, एजुकेशन के अखराजात भी पूरी करता है और सारा कुछ वही मैनेज कर रहा होता है। बेसिकली वो ऑपरेट कर रहा होता है अपने घर को। तो इसी तरह एक लैपटॉप को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है, वो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को सारों को देख रहा होता है। आप जब भी ऑन करते हैं, मल्टीपल आपने टास्क ओपन कर किए होते हैं तो वो सारा चीज़ उसको मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसके लिए वो हमें कह रहे हैं कि जी आप ये चेक करें कि नेचुरल सिस्टम का क्या और आर्टिफिशियल सिस्टम कौन सा होता है। यानी इसको राइट डाउन, इसकी दरमियान जो 2 डिफरेंसेस हैं वो बताएं। नेचुरल सिस्टम एग्जिस्ट नेचुरली, कुदरती तौर पे होता है, जैसे सोलर सिस्टम। और आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है मेड बाय ह्यूमन, इंसान ने बनाया होता है, जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम है। तो इसकी ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं। अभी नेचुरल सिस्टम का आप दूसरा भी दे सकते हैं कि जब हम कोई ड्राइविंग करते हैं तो फिज़िकली कार को हम चला रहे होते हैं, वेयर एज आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है, जो आजकल बग़ैर ड्राइवर की गाड़ियाँ चल रही होती हैं, वो AI के निज़ाम के थ्रू चल रही होती हैं, पूरा कंट्रोल होता है, इंसान ने बनाया होता है, उसमें कंप्यूटर जो भी इंस्टॉल हुआ होता है, तो वो एक आर्टिफिशियल, यानी आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन आप अपने सोफ़े पे बैठे होते हैं और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं कोई जहाज़ फ्लाई कर रहा हूँ या कोई गाड़ी चला रहा हूँ या कोई साइकिल चला रहा हूँ। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। और यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम की बात हो रही है कि आप वो काम ऐसा आपको दिखाई दे रहा होता है कि वो आप वहाँ पे ख़ुद ही परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के राइट डाउन एनी 2 डिफरेंस, यानी R में है, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। इसको आप खुद पढ़ लें, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। फ्रीवेयर फ्री टू यूज़ विदाउट पेमेंट, यानी फ्रीवेयर कौन सा होता है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में आप यूज़ करते हैं, और शेयरवेयर फ्री फॉर अ ट्रायल पीरियड देन पेड। यानी शेयरवेयर का क्या होता है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको फ़िलहाल मैंने फ्री कर दिया लोगों को ताकि वो और जान जाए और ताकि अच्छा है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पेड हो जाएगा। अदरवाइज़ जिस तरह विनरार है, सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे पड़े हुई हैं, तो इसको शेयरवेयर कहते हैं। हाउ डज़ फुल डुप्लेक्स, ये कम्युनिकेशन के रिलेटेड जब हम मोबाइल के ज़रिए बातचीत करते हैं या हम तो उसकी रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इसकी 2 एग्जांपल दे दें।
टू डिफरेंस बिटवीन फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स डाटा बोथ वेस्ट एट सेम टाइम, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं मोबाइल के ज़रिए, तो हम भी जवाब मतलब हम कहते हैं हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, दैट इज़ कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। रियल टाइम में डाटा आ भी रहा है और जा भी रहा है। और हाफ डुप्लेक्स कैसे कहते हैं? डाटा वन वे एट ए टाइम, यानी एक तरफ से सिग्नल जाता है। इसका मैं आपको फैक्स मशीन आपको बता देता हूँ, और कि फैक्स मशीन या प्रिंटर को जो हम डाटा भेजते हैं वन वे होता है, यहाँ से कमांड देते हैं तो वो डाटा प्रिंटर को चला जाता है और वहाँ पे वो प्रिंट हो जाता है। प्रिंटर आजकल वाईफाई नेटवर्क पे हैं तो वो फुल डुप्लेक्स को भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पैकेट स्विचिंग वर्क? अभी ये भी कम्युनिकेशन की रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। पैकेट स्विचिंग डिवाइड डेटा इनटू पैकेट्स, यानी जब वो स्विच करता है तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में चेंज कर लेता है। ईच पैकेट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली एंड रीअसेंबल एट द डेस्टिनेशन, यानी जो पैकेट जो सफ़र करता है अपनी मंजिल की तरफ, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो सारे पैकेट एक ही, वो छोटे छोटे पैकेट में डाटा को डिवाइड कर लेता है, फिर वो आज़ादाना तौर पे एंड पे जाके वो रीअसेंबल होता है, जिसके लिए वहाँ पे मोडेम, ये जो हमारे वाईफाई लगे होते हैं घर में, हम एक वाईफाई अपने घर में लगाते हैं और एक जहाँ से हमारा डाटा आ रहा होता है जो हमें सर्विस देते हैं या जहाँ पे भिजवाना होता है वहाँ भी वो वाईफाई लगी होती है। तो वो ये जो वाईफाई होती है ना डिवाइस, वो इसको रीअसेंबल करता है और दरमियान में जो तार में पैकेट हमारा जा रहा होता है, कुछ पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, हम कहते हैं कोई बात मैंने सुन ली है, कोई बात मैंने नहीं सुनी, तो बेसिकली वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है जहाँ पे सिग्नल का इशू हो। तो ये मैंने रियल लाइफ का एक एग्जांपल दे दिया। इसको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप जाके इस क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं। इसमें आर का ऑप्शन है कि लिस्ट डाउन एनी 4 फेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, कि डिज़ाइन थिंकिंग के 4 जो स्टेप्स होते हैं, वो एम्पैथाइज है, डिफ़ाइन है, आइडिएट है, प्रोटोटाइप, टेस्ट हैं। ये बड़ी तफसील के साथ मैंने इसको डिटेल के साथ लेक्चर में इसको वाज़ी किया है, आप इन पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाउ आर कंसेप्ट रिप्रेजेंटेड इन ए कंसेप्ट मैप, यानी कंसेप्ट मैप को कंसेप्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो जिस तरह कंसेप्ट होता है, यानी ख्यालात, आपका जो जहन है वो किसी के बारे में या किसी के राय आपको पेश की जाए और वो आप समझ लें, यानी उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो नज़रिया है, उसके जो दिमाग में जो काम चल रहा होता है वो आप समझ लेते हैं, या आप किसी को समझाना चाहते हैं जो आपके जहन में एक आइडिया है और वो खुले अल्फाज में वाज़े तौर पे किसी को समझा रहे हों, तो उनको पता चल जाता है कि मुझे रटर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया, यानी मैं समझ गया हूँ। तो वो कहते हैं कि जो मैप है, ज़ाहिरी बात है ये जो शक्ल है वो किसके साथ आपको रिलेशन, यानी एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ रिलेट कैसे करोगे? लाइंस के साथ करोगे। तो इसका कंसेप्ट आर रिप्रेजेंटेड इन ए कंसेप्ट मैप बाय नोड्स, यानी 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, जिसे हम कंसेप्ट कहेंगे, उनको कनेक्टिंग लाइंस रिलेशनशिप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट एनी 4 एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डाटा एलोकेशन मेथड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप 4 एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन बुक्स के साथ, जर्नल के साथ, इंटरनेट के साथ, गवर्नमेंट रिपोर्ट के साथ, या आप कोई सर्वे फार्म, गूगल फार्म एक के ज़रिए आप सवाल जवाब अपने यार दोस्तों से या आवाम से पूछ लेते हैं, उनकी ज़रिए भी आप कलेक्शन डाटा कर लेते हैं। तो ये इसको ये 4 वेज़ हैं, तो ये इसका जवाब है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन लॉजिकल थिंकिंग एंड एल्गोरिथमिक थिंकिंग में क्या फ़र्क है? बहुत डिटेल के साथ इसको मैंने वाज़ी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शार्ट में आपको बता देता हूँ। लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रूल्स, एल्गोरिथमिक थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो इसमें आर का ऑप्शन दिया गया है। अगर ये जवाब आपको नहीं आ रहा तो आप इसी को ट्राई करें। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? तो आपको एक जावास्क्रिप्ट कोड पेपर में दिया गया है, आप उसका जवाब जो है एडमिशन नॉट ग्रांटेड है,
अगर एज आपका 5 के साथ बराबर है या बड़ा है या छोटा है, उसमें एक कंडीशन दी गई है, तो उसका जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि फ़्लो चार्ट, जब हम छोटे बच्चे को समझाते हैं ना तो कोई कहानी सुनाते हैं, वो बेसिकली वो कहानी क्या होती है, वो फ़्लो चार्ट होता है, फिर उसको असल मुद्दे पे लेके आते हैं। तो या हम छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं ना तो ए पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल। अभी एप्पल क्या है, फ़्लो चार्ट है, यानी उसको तशबीह दे रहे हैं एप्पल के साथ कि एप्पल किससे आता है, ए से आता है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में जो फ़्लो चार्ट है ना, ये आपकी जितनी भी स्टेप्स हैं उनको पहले फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी कोडिंग की जाती है। तो यहाँ पे इसका आपका जवाब ये होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट शो स्टेप्स विजुअली जो आपको नज़र आ रहे हों, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको आपकी मदद करता है, डिबगिंग यानी जो उनमें खामियाँ होती हैं वो आपको निशानदेही करता है, एंड प्रोग्राम प्लानिंग, उसके बाद आप उसको प्रोग्राम को प्लान कर सकते हैं। इसमें से आर का ऑप्शन दिया गया है, अगर ये भी आपको नहीं आता तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो है राइट डाउन द पर्पज़ ऑफ एनी वन आउटपुट डिवाइस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, राइट डाउन पर्पज़ ऑफ एनी वन आउटपुट डिवाइस। अभी आउटपुट प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, और आपका जो मल्टीमीडिया है ये भी आउटपुट डिवाइस है, आपका जो स्पीकर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। तो पर्पज़ ऑफ वन आउटपुट डिवाइस मॉनिटर यहाँ पे लिया गया है, डिस्प्ले प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है, या जिस तरह अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो ये आउटपुट की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग कोड एज एग्जीक्यूटेड इन ए जावास्क्रिप्ट। अगर आपने बुक में जावास्क्रिप्ट का चैप्टर पढ़ा है, लैंग्वेज पढ़ी है, तो आपको आसानी के साथ इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपका दिमाग फोकस चाहिए। बहरहाल इसमें x इक्वल टू वेरिएबल है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, फार्मूला इस पर दिया हुआ है, तो आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है जी, 10 में से 3 को y मनफी करो तो आंसर 7 आ गया, तो इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूं कि वाई इज़ डिज़ाइन थिंकिंग कंसीडर्ड इन इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव का मतलब है बार बार एक काम होना, उसको इटरेटिव कहते हैं। तो इसका डिज़ाइन थिंकिंग इज़ इटरेटिव बिकॉज इट रिक्वायर रिपीटिंग स्टेप्स, एम्पैथाइज, डिफाइन, एडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट अंटिल द बेस्ट सोल्यूशन इज़ फाउंड। तो इसका जवाब है, बहरहाल बहुत ज़बरदस्त एल्गोरिथम का बहुत ज़बरदस्त चैप्टर होता है, तकरीबन 5 से लेकर 6, 7, 8, 9। तो इसका बहुत हैवी चैप्टर होता है, लेकिन बहुत मज़े वाला है। आप इसमें से 2 नंबर इजीली आप कर सकते हैं। नाउ हम जा रहे हैं सेक्शन सी की तरफ। ये भी छोटे छोटे, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मैंने आपको थोड़ा सा लेंथी दिया हुआ है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, लेकिन ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कोई 3-3 के, कोई 5-5 के। तो 4 क्वेश्चन इसमें से आपने हल करने हैं, टोटल इसकी 20 नंबर है। तो इसके पार्ट्स होते हैं। फ़र्ज़ किया एक क्वेश्चन में जिस तरह की ये पहला क्वेश्चन है, कंपेयर 3 फीचर ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, आल्सो ड्रा द डायग्राम ऑफ बोथ। अभी जो आपने डेफिनेशन करना है ना बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, इसके 3 नंबर हैं, और जो डायग्राम है ना इसके 2 नंबर हैं। इन टोटल इस सवाल के 5 नंबर हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पढ़ाई आपने बहुत की है, किताबें आपने याद की हैं, लेकिन जब आप पेपर को देखते जाएं तो क्वेश्चन को डिवाइड किया करें कि मुझे ऐसा ना हो कि आप कुछ टाइम 2 नंबर पे ज़्यादा लगा दें और 3 नंबर वाला सवाल जो है ना उस पर आप 2 फ़िक्रे लिख दें। तो ये बहुत स्टूडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये इस किस्म का सेक्शन 3 वैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू मार्क्स इसका जवाब देना है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो 2-2 मार्क्स के सारे थे। इसमें से कुछ आप लंबा भी हो जाएं या शॉर्ट भी हो जाएं, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली आपका जहन क्लियर है तो एग्ज़ामिनर जब आपको मार्किंग करेगा तो वो उसको समझ आ जाएगी कि आपने पढ़ा है। लिहाजा टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर 3 फीचर ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, आल्सो ड्रा द डायग्राम ऑफ बोथ। तो बस टोपोलॉजी किसे कहते हैं, इसका तफसील के साथ मैंने इसका जवाब लिखा है, आप इसको अपने टाइम में पढ़ लें। और इसकी फ़ीचर जो हैं कि चीप एंड ईजी टू इंस्टॉल है यानी बस टोपोलॉजी
जब आप बनाते हैं नेटवर्किंग करते हैं, बेसिकली ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। इसको आसान है इंस्टॉलेशन में, सस्ता है, सूटेबल है, स्मॉल नेटवर्क के लिए सूटेबल है, लॉन्ग के लिए नहीं, जो बड़े बड़े नेटवर्क है उनके लिए सूटेबल नहीं है। और इसमें से इफ़ द मेन केबल फेल्स द होल नेटवर्क स्टॉप वर्किंग, इसकी जो फीचर है कि अगर एक केबल इसमें टूट जाएगी, बस टोपोलॉजी, क्योंकि बस टोपोलॉजी का मतलब है कि एक ही लाइन में सारे यूज़र वर्क स्टेशन आपने इंस्टॉल करने जाने हैं। ठीक है जी। तो इसका डायग्राम ये इस तरह है कि ये जो बस की शक्ल है, यानी एक पीसी, दूसरा पीसी, तीसरा पीसी, चौथा पीसी। इसमें इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए जी। ये अभी ये जो दरमियान में है ना डैश, ये मेन केबल है। यानी अगर यहाँ से एक केबल टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो आपका ये पीसी तो अलग हो गया, बाकी इन पीसी के साथ भी रब्ता कोई नहीं है। यानी बस की शक्ल है, ये सड़क के ऊपर जा रही है बस, तो इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। वेयर इज स्टार टोपोलॉजी? हाँ, स्टार टोपोलॉजी जो है वो मैनेज करने में आसान है। ट्रबल शूटिंग में थोड़ा सा इसमें मसला होता है, क्योंकि हर एक पीसी का अलग अलग कनेक्शन होता है और इसके दरमियान एक हब इंस्टॉल होता है। स्टार टोपोलॉजी में वो हब से, स्विच से वो सारे यूज़र आपके कनेक्टेड होते हैं, तो मोर रिलायबल है। इसका फीचर है मोर रिलायबल है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर इसका आपका लाइन ब्रेक भी हो जाए तो बाकी पे कोई असर, नेटवर्क चलता है, कंटिन्यू वर्किंग में होता है। और थोड़ा सा ये महंगा होता है, क्योंकि हर एक पीसी को अपना अपना आपने लाइन पहुंचानी होती है और इसमें स्विच भी इन्वॉल्व है, वो भी कीमती होता है। तो इसी तरह इसका जो बस टोपोलॉजी की कंपेयर इस पे ख़र्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन ये रिलायबल है। तो ये काफ़ी सारे यूज़र के लिए रिलायबल है। तो ये इसका डायग्राम मैं आपको शो करवा देता हूँ। जिस तरह ये एक पीसी है, दरमियान में ये हब स्विच लगा हुआ है, इधर से भी एक पीसी लगा हुआ है, इधर से भी पीसी लगा हुआ है, इधर से भी चारों तरफ से पीसी, 4 पीसी लगे हुए हैं, दरमियान में इसकी स्विच पड़ा हुआ है। तो ये इसका है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। इसके साथ और में वो कहते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटिंग इनोवेशन, एक्सप्लेन इन 3 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन। कंप्यूटिंग इनोवेशन क्या है, ये पूरा तफसील के साथ मैंने आपके साथ ये लिखा हुआ है, तो शेयर किया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लें। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशन को पढ़ लें। इम्प्रूव कम्युनिकेशन होता है, सेव्स टाइम एंड इंक्रीज एफिशिएंसी होती है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग होती है इनोवेशन में। यानी कंप्यूटर के साथ आजकल वो जो काम पहले हम बुज़ुर्गों के पीछे जाते थे कि जी आपका तजर्बा क्या कहता है, मैंने ये नया काम शुरू करना है, तो जी मुझे बताएं कि मैं ये काम शुरू करूं या ना करूं। लेकिन आजकल ऐसे सर्वर हैं, आजकल ऐसे ChatGPT है, आजकल ऐसे बड़े बड़े ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप अपना प्रॉब्लम बता दें तो वो कहते हैं कि जी आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ये स्किल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जो आप बुज़ुर्गों से पूछते थे आजकल वो कंप्यूटर से पूछ रहे हैं। तो इसको इनोवेशन कहते हैं। यानी कोई नई चीज़ आप इनोवेट कर लेते हैं और लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो और सस्ता भी हो, इजी भी हो, अप्रोचेबल भी हो। तो बहरहाल ये सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको पढ़ लें, अपने जहन में एक कंसेप्ट बनाएं और कंसेप्ट को क्लियर कर लें। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI। आजकल AI बहुत इन है, हर तरफ AI है और इसका एक्सप्लेन इन 3 रीज़न ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the branch of computer science that enable machine and computer system to think, learn and make decisions like humans. It allows computer to solve problems, recognize patterns and perform tasks that normally required human intelligence. मैं इनको शॉर्ट कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने पहले इससे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि कंप्यूटर की मदद से हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अगर एडवांस वर्जन AI आ गई है। AI को आप सिंपल एक कमांड दें तो वो पूरा काम खुद ही कर लेता है, तो इसको AI कहते हैं। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसका ये जवाब है कि ये पैटर्न पे काम करता है। जैसे आप कमांड देंगे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह, यानी इंसान की तरह आपको जवाब देगा, तो ये AI है। अभी वो कहते हैं कि एक 3 रीज़न ऑफ AI। तो रीज़न ऑफ AI रोबोटिक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है और एक्सपर्ट सिस्टम है। जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल क्लाउड के बारे में अगर हम पूछें कि भाई क्लाउड, बारिश आ रही है, नहीं आ रही है, गर्मी है, सर्दी है, कौन सा मौसम है, तो ये सारे जो मौसम हमें बताए जा रहे हैं तो वो इसमें
इस सिस्टम के ज़रिए हमें पता चल जाता है, एआई के ज़रिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, और राइट इन HTML कोड यूजिंग द फॉलोइंग टैग्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें ये टैग हमें दिए गए हैं कि आप एक कोड लिखें HTML का, और उसमें से सारे ये जो हमें टैग्स दिए गए हैं वो यूज़ करें। P है, B है, I है, U है, EM है। तो ये टैग इस पूरे कोड में यूज़ हो चुके हैं। तो आप इसको देख लें, ये पूरा पैराग्राफ है। इसमें डेफिनेशन भी मैंने दिया हुआ है कि B से क्या मुराद है, I से क्या मुराद है, U से क्या मुराद है, EM से क्या मुराद है। जब आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो आपको पूरे पैराग्राफ एक आ जाएगा। तो ये आपको रीड आउट कर लें और इससे आप नकल करें या अकल में बैठाएं। तो अगर आपके को अपने फाइनल पेपर में इस किस्म का कोड आता है तो आपने फिर इसी तरह ही बिहेव करना है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज CPU? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पुराना बुजुर्गों वाला क्वेश्चन है कि CPU कैसे कहते हैं। तो आजकल हर बंदे के पास CPU है। छोटा बच्चा है, गेम खेलता है, CPU के साथ खेलता है, और CPU भी सही एडवांस किस्म की CPU उसके हाथ में होता है। तो बहरहाल इसका ये जवाब है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल द प्रोसेसिंग ऑल द टास्क। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टैंड? तो फंक्शन ऑफ CPU पार्ट्स ALU क्या करता है? परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी जमा, मनफी, तकसीम, ज़रब, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये ALU करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? यानी ये भी ALU करता है। परफॉर्म ऑल लॉजिकल ऑपरेशन, यस, नो, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा इक्वल देन। अगर आप सुबह आए तो हम वॉक के लिए जाएंगे, अगर आप नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे। इस किस्म की क्वेश्चन जो है, अगर आपके मार्क्स यहाँ इससे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन आ गई है तो मैं आपको रिमोट कंट्रोल कार दूंगा, आपके लिए होंडा सिविक, आपके लिए होंडा 125 मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा। अगर नहीं आए तो ये क्या, ये सारे इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं, फ्रेम होते हैं, वो ALU परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में। वेयर एज कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। हमने पहले कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंट्रोल यूनिट के ज़रिए तमाम हार्डवेयर को, एक्टिविटीज़ को उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, बातचीत करता है, फिर उसको कंट्रोल भी करता है। डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन इनपुट, आउटपुट, मेमोरी एंड ALU, मेक्स श्योर इंस्ट्रक्शन आर कैरिड आउट इन द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर होना चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट आप पेपर में लिखें, कम लिखें लेकिन टू द पॉइंट लिखें, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आजकल SLO बेस्ड जो सिस्टम है वो ये है कि आपने कितना समझा हुआ है, यानी आपने रटा नहीं लगाया हुआ, लगाना, आपने समझा कितना हुआ है, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो उसकी रिलेटेड मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर CPU के कितने पार्ट्स होते हैं और वो कौन कौन से काम कर रहे होते हैं। आप शॉर्टकट वही 2-3 फिक्रों में वही लेके इंशाल्लाह आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, मार्क्स को इम्प्रूव करना है, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे, अदरवाइज़ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके साथ R का ऑप्शन दिया गया है। अगर ये CPU का आपको सवाल नहीं आता तो फिर आप ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड सम इन प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर। आप एक फ़्लो चार्ट 5 नंबर का जो जमा करते हैं या प्रोडक्ट उनका कर लेते हैं, उनको आप कर लें। तो दैट इज़ द इसका आंसर है स्टार्ट, इनपुट 5 नंबर, सम 0, प्रोडक्ट 1। इसका फार्मूला लगा हुआ है, आउटपुट है, एंड है। ये इसका फ़्लो चार्ट मैंने डिज़ाइन किया है, आप इसको पढ़ लें। थोड़ा सा 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। चैप्टर खोलें फ़्लो चार्ट का और उसमें से आपने मेन कि इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, डायमंड को क्या कहते हैं, इन्हीं रेक्टेंगल शेप, एंड और स्टार्ट को क्या कहते हैं, ये शेप आपको पता होनी चाहिए, फिर आप कर सकती हैं। दरमियान में आप कुछ भी लिख दें, लेकिन आपका शेप, अगर आपका ये एक फ़्लो जो है फ़्लो चार्ट का वो ठीक है, तो फिर आपको कंसेप्ट आपका क्लियर है, फिर आप कर सकते हैं।
प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बिग डाटा। बिग डाटा के जैसे कि नाम से है बिग डाटा, आजकल हर बच्चे के पास, हर इंडिविजुअल के पास मोबाइल है, कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट करता है। फ़ोटो कभी निकाल लेता है, अपनी सेल्फ़ी निकाल लेता है, फिर वो शेयर करता है। तो वो जब ये जो हम जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे सेव तो हो रहा है ना। तो ज़ाहिर बात है उसको कोई मैनेज भी तो करेगा ना। और उसी फ़ोटो को आप 5 साल के बाद आप दोबारा ढूंढेंगे कि भाई मुझे ये डाटा भी चाहिए, मैंने फ़लाँ जगह में मैंने विज़िट किया था तो वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला था, मैं अपने भाइयों को, छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को दिखाना चाहता हूँ। तो वो बिग डाटा बन जाता है तमाम लोगों का। आपके अपना डाटा अगर आप बहुत सारा आपने काम किया है तो उसको कौन मैनेज करेगा, उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे पर्पस बिग डाटा का ये है, द पर्पस ऑफ बिग डाटा इज़ द हैंडल, स्टोर एंड एनालाइज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, structured, semi-structured and unstructured, that traditional system cannot manage. It helps businesses and organizations make better decision, discover pattern, predict trends and improve performance. जिस तरह आजकल ये ट्रेड चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है, फॉरेक्स एक्सचेंज चल रहा है, इसमें ट्रेंड आपका फॉलो किया जाता है कि पिछले महीने का ट्रेंड क्या रहा है, दरमियान का क्या रहा है, एंड का क्या रहा है, पिछले साल का इस मंथ में क्या चल रहा था, कैसे ट्रेंड चल रहा था। तो आप वहाँ से एनालाइज करते हैं, अपने डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन करते हैं। तो इसके लिए ये बिग डाटा का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। तो उसको स्टोर करना, उसको हैंडल करना, उसको एनालाइज करना, उसको स्ट्रक्चर यानी एक तरतीब के साथ रखना, उनको सेफ रखना, ये सारा काम बिग डाटा का है, ये इसका मकसद है। एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा इन बिजनेस वो 1 2 3 कस्टमर इंसाइट एंड पर्सनलाइजेशन, मार्केट एंड सेल्स ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिटेक्शन। तो इसके साथ सारों के साथ ये डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। और आप अभी यहाँ पे मैंने छोटा सा इसको लिख दिया, इसका जवाब आप इसको समझें। फिर उसके बाद है कि अगर ये सवाल आपके पास समझ में नहीं आए तो राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये एक कोड लिखा हुआ है। अच्छा, इस कोड लिखने से अगर आपने जावास्क्रिप्ट का चैप्टर पढ़ लिया है और थोड़ी सी आपको हाउ नाउ है तो आपको इसकी पूरा पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए आपकी समझ के लिए हर एक फ़िक्रे के साथ इसका डिफ़ाइन किया है कि ये इसका क्या मतलब है। यानी अगर PID इक्वल टू आउटपुट, इसका क्या है, प्लेस होल्डर वेयर नंबर विल बी शोन। और इसका एंड पे मैंने एक पूरा एक डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी कोड हमने लिख दिया है कि वो क्या क्या करते हैं। तो आप इसको thoroughly पढ़ लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप आपका जो पेपर है वो पूरा सॉल्व हो गया है। 1 by 1 क्वेश्चन को हमने डिटेल के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया है। लेकिन इसको हरफ आखिर ना समझें, इसको इस आइडियल ले लें, इसको कंसेप्ट इससे क्लियर कर लें। तो अगर आपने एक पेपर को भी सही समझ लिया तो मुझे उम्मीद है कि 50% सवाल मिलते जुलते इसके रिलेटेड इसी में से आएंगे और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। अल्लाह आपको कामयाबी दे और हमारे लिए ये दुआ करें कि हम अच्छे रहें, खुश रहें, आप भी हमारे साथ खुश रहें। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए खुशी खुशी के साथ, ताकि आपको नए नए मैसेजेस, हमारे वीडियोस मिलते रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।